नमस्कार दोस्तों। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास एक माला है जो वो जपा करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कहानियां गढ़ने, आरोप लगाने और अपने मन मुआफिक बातें बनाने के लिए जानी जाती है? क्या भारतीय जनता पार्टी डीएनए का अर्थ भी जानती है? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोगों को बेरोजगार बनाकर उनको लूटने के सिवा और कुछ नहीं जानती है? कमोबेश आज इसी तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि इन्हीं का जवाब दिया जा रहा है। हम 2014-13 की बात करें तो उस समय चुनाव के वक्त में क्या था? उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोप लगा रही थी, और जो आरोप लगा रही थी उन आरोपों में वही कि बेरोजगारी बहुत हो गई है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है और बहुत सारी चीजें आ गई। जिस तरह के हालात बताए जाते थे, तमाम कहानियां गिनाई जाती थी, आज भी कमोबेश वही। और आज तब भी कहते थे तमाम परिवारवाद और न जाने कौन कौन से वाद, तो आज भी वही कह रहे हैं। तो चलिए इसी पे शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं नरेंद्र मोदी, मंत्री उन्हें बना रखे हैं गिरिराज सिंह। और उनकी स्थिति क्या है? वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव के डीएनए, साहब उनके डीएनए का बताते हैं। ऐसे ही कोई अखिलेश यादव के डीएनए का बताता है, और कोई राहुल गांधी के डीएनए का बताता है। वो तो यहां तक कह देता है कि वो पता नहीं कहां कहां क्या, कि उनकी जांच हो। भैया करा लो जांच। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से एक आग्रह है, एक झटके में ये बता दो डीएनए होता क्या है। आपको डीएनए की एबीसीडी पता है क्या? आप उनसे उसका फुल फॉर्म पूछ देंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, वो तो नहीं जानते। और इससे होता क्या है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है, नहीं जानते। लेकिन कुछ भी बोलना है तो बोल देते हैं। जैसे बोलते हैं वो वंदे मातरम नहीं गाते हैं, उनसे कह दो पूरा गा दो तो उन्हें नहीं आता है। उनसे कह दो कि आप सुना दो तो नहीं आता है। राम 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 चिल्लाते घूमेंगे, और राम कह दो कि अच्छा रामचरितमानस, तुलसीदास के और दूसरे ग्रंथ हैं, उन्हीं को एक बार बता दो। कोई आप बता दो किस अध्याय में, बता दो, सब नहीं बता पाएंगे। गीता गीता चिल्लाते हैं, गीता में उनसे गीता में ही पूछ दीजिए, नहीं बता पाएंगे। इसी तरीके से तमाम चीजें। तो आज अमित शाह जब मध्य प्रदेश में थे, एक तो भारतीय वायुसेना के विमान से अपने पार्टी के कार्यों को करने जाते हैं। अब आप समझे, पार्टी की मीटिंग और भारतीय वायुसेना का विमान। जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में 2014 तक कोई भी रहा हो, कभी भी किसी पार्टी की मीटिंग में, अपने उसकी मीटिंगों में कभी भी सरकारी विमान का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्रियों तक ने नहीं किया, तो फिर मंत्रियों की तो बात छोड़ ही दीजिए। हमने तो तमाम अच्छे गृह मंत्री देखे हैं इस देश में, बड़े स्ट्रांग गृह मंत्री देखे। और स्थिति है, उन लोगों की सरलता भी देखी, स्थिति भी देखी। 2014 तक कभी भी किसी गृह मंत्री के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रोका गया। पहली बार ये हो रहा है, उनको छोड़िए, उनके चिंटू मिंटुओं तक के लिए रोका जाता है। तो इस तरह की दशा है। तो अब जब तेजस्वी यादव आवाज बन रहे हैं बिहार में, उन युवाओं की जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन युवाओं की, जिन युवाओं को सताया गया है, और वो आवाज बन रहे हैं उनके रोजगार दिलाने की, उनको नौकरियां पक्की दिलाने की, और इन सब चीजों को लेके, तो उनके साथ में लगातार भयंकर जनसैलाब आ रहा है, युवाओं की भीड़ आ रही। युवा उनके साथ कदम से कदम मिलाने को आतुर है।
ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने घबरा गए कि क्या करें तो कुछ भी उल जलूल बोल रहे। इवन हालत ये हो गई, आप देखिएगा कुछ दिन में अभी प्रधानमंत्री भी पहुंच जाएंगे बिहार। डर है। जैसे राहुल गांधी बनारस गए तो बनारस पहुंचने के उसी के फिर तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री पहुंच गए बनारस। राहुल गांधी अमेठी गए तो तुरंत स्मृति ईरानी पहुंच गई अमेठी। वैसे ही वो भी पहुंच जाएंगे। तो यह स्थिति, तो उनके डीएनए की बात करते हैं तो साहब उधर ये करते हैं, इधर अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ आते हैं तो अखिलेश यादव को लेकर के तमाम बातें करते हैं, तब बताने लगते हैं। तो आज अमित शाह बोले कि ये राहुल गांधी और उनके परिवारवादी पार्टियां, सब परिवारवादी, चलिए हमने मान लिया वो परिवारवादी है। और प्रधानमंत्री ने तो संसद में कहा कि हाँ, परिवारों के यदि अच्छे लोग हैं तो आने चाहिए, तो बिल्कुल आने चाहिए। जनता उन्हें स्वीकार कर रही, जनता चुन रही। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूं, जब आप परिवारवादी बात करते हैं तो आज ही का उदाहरण दे देता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए हैं वहां पर, महेंद्रजीत मालवी, राजस्थान में, वो उनको जो है पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लेते हैं और तैयारी हो जाती कि उनका इस्तीफा दिला के उनकी जगह पे उनकी पत्नी को लड़ाया जाएगा, क्योंकि इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ उनको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया जाएगा। भाजपा के पास में अपने डीएनए के नेता नहीं है। भाजपा का डीएनए यह हो गया है कि यदि आप उनके डीएनए को देखेंगे तो वहां पे सब कांग्रेसी मिलेंगे, यानी कांग्रेसियों ने ही भाजपाई पैदा कर दिए। इतना ठोका है उन्हें कि भाजपाई पैदा हो गए। अब आप समझ लीजिए, तो भाजपाइयों को कांग्रेसियों ने इतना ठोका कि लगातार भाजपाई धड़ाधड़ धड़ाधड़ पैदा होते जा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि इस समय भी मौजूदा वक्त में जो 303 सांसद भाजपा के जीते थे, उन 303 में से 169 कांग्रेस पृष्ठभूमि के थे। अब आप समझ लीजिए, और जो बाकी हैं उनकी भी आप देख लेंगे। इनके पुरोधाओं की यदि बात करेंगे तो वो भी कांग्रेसियों ने ही पैदा किए थे। चलिए, तो डीएनए की बात ये करते हैं। इसके बाद में झारखंड में आ जाइए। झारखंड के एक मधु कौड़ा थे, मुख्यमंत्री रहे, अकेले विधायक थे, मुख्यमंत्री बने थे, तमाम चीजों का भ्रष्टाचार उनके ऊपर, और वो जेल गए। भ्रष्टाचार का उनका सब कुछ खुला। और जब हुआ तो चलिए, उनकी पत्नी गीता कौर, वो कांग्रेस पार्टी से सांसद, आज तक वो बिल्कुल वही थी। अब कहती है हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आरजेडी और जेएमएम यानी हेमंत सोरेन की पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन में। तो अभी तक जब सांसद जीती थी तब भी वही गठबंधन में थे, उसके पहले भी थे। तो फिर अचानक वास्तव में कहीं कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता, डीएनए परिवर्तन हो जाता है। जैसे मालवी का डीएनए परिवर्तन हो गया, वैसे डीएनए परिवर्तन हो जाता है कि कांग्रेस का वो लेकर के और चले जाएंगे वहां। बहुत अच्छा है। डर है ये। उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ की परीक्षा में पेपर लीक हुआ और सारी गड़बड़ी हुई, धांधली हुई, और उसकी परीक्षा दोबारा कराई जाए इसकी मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे थे युवा। उनके ऊपर लाठियां बरस रही थी। इस पर नहीं बोलेंगे कि ये डीएनए किसका खराब है, जब आप डीएनए की बात करते हैं। डीएनए तलाशने नरेंद्र मोदी द्वारिका के पास में एक ड्रामा करते हैं। समुद्र के अंदर सभी कोई जानता है चट्टानें होती हैं और वो होती है। एक चट्टान पे जाके आज ये हो गया, बस पूरा ड्रामा कर दिया।
मदारी का खेल चलता है जैसे, वैसे चलता है। कभी बताएंगे, कोई चीज बताएंगे, आप उनके यदि देखेंगे कि क्या क्या वो कहानियां बताते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि मोदी जी का लक्ष्य है कि 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो। आप याद करिए, पहले 2024 में कहते थे, अब 2027 हो गई, फिर 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करना है। ये भी सुन लीजिए, भारत में उत्पादन घट गया है। भारत की स्थिति है, एमएसएमई सेक्टर का 35% बंद हो गया है, और न जाने कितना क्या हुआ है, बेरोजगारों की फौज हो गई। लेकिन साहब कहानी बताने में क्या है, 2035 तक अंतरिक्ष स्पेस सेंटर बनाना है। हिंदुस्तान के इतिहास में ही में पहली बार स्पेस पर राकेश शर्मा को श्रीमती इंदिरा गांधी ने भेजा था। तो आप समझ सकते हैं, कहानियां सुनते हैं। अब ये 2035 की बात कर, फिर 2036 में कह रहे हैं कि भारत को ओलंपिक होस्ट करना है। बिल्कुल करना होगा, क्योंकि बारी में वो आता है, सबको मिलता है। और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाकर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। हम तो चाहते हैं आप कल कर दो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जिस तरह से आपको सपने दिखाएंगे तमाम सारे लोग जो वोटर हैं, वो जीवितों नहीं रहेंगे उस समय तक। तो उस तरह की स्थितियां होती हैं। और युवा को क्या है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का खेल है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया। जैसे उसने किसानों के लिए एक लिया कि यदि हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी पर गारंटी देंगे, और उसी तरीके से उसने युवाओं के लिए लिया कि जो इस देश के सैनिकों को अग्निवीर बनाया जा रहा है, उन्हें इससे बचाकर अग्निवीर बनने से बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और सरकार बनने के बाद में इस फैसले को सरकार के वापस लेंगे, और सारे सैनिक पूर्णकालिक भर्ती होंगे, जो प्रक्रिया थी भर्ती की। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके इस अन्याय के खिलाफ बता दिया है। तो यह स्थिति है। इसके बाद जिस तरीके की हालत होती, उसमें एक डबल इंजन की सरकार से जो हो रहा है, वो अपने आप में चिंता पैदा करने वाला है। हालात क्या हो गए, आज बगैर ड्राइवर के चलने वाली गाड़ियां हो गई। कठुआ जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर में, कठुआ से पंजाब तक एक गाड़ी बगैर ड्राइवर के चलती चली आई। साहब ये समझ लीजिए, ट्रेन बगैर ड्राइवर के, बगैर गार्ड के चलती चली आई कठुआ से, और पंजाब तक आ गई। आप सोचिए, इस तरह की यदि दशा में हो रेलवे, तो किस होश में है। कौन सा हादसा हो सकता था, क्या हो सकता था। क्या किसी ने बोला, कुछ कहा? तब तो भैया इतनी बड़ी रिसर्च हो गई है कि अब तो जरूरत ही नहीं है, सब चीज खत्म कर दीजिए, सारी भर्तियां खत्म कर दीजिए, सारे निकाल दीजिए ड्राइवर, अब चलाइए इसी विधि से। तो यह स्थिति क्यों? क्योंकि इस देश के लोग जब नहीं समझ पाते हैं तो यही होता है। क्योंकि आपको समझना होगा लड़ाई किस बात की। लड़ाई आज इसी बात की है। कांग्रेस पार्टी की सबसे अच्छी बात रही, उसने कभी भी मुस्लिम कट्टरवाद को भारत में इस्लाम पर हावी नहीं होने दिया। उसने कभी भी सिख कट्टरवाद को सिखों धर्म पर हावी नहीं होने दिया। उसने कभी हिंदू कट्टरवाद को हिंदू धर्म पर हावी नहीं होने दिया। उसने कभी ईसाई कट्टरवाद को ईसाई धर्म पर हावी नहीं होने दिया। जब जब यह हावी होने की कोशिश की, उसने अपनी सरकार भले गंवाई हो, लेकिन इसका विरोध किया है, इसके खिलाफ एक्शन लिया है, चाहे जहां पर रहा, चाहे उसके कारण कितनी भी बदनामी हुई। तो सरकार तो यह होती है कि कट्टरवाद नहीं, आप अपना धर्म
मानिए हम आपके साथ हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कल बड़ा स्पष्ट कह दिया कि हम उस 90% की बात कर रहे हैं, जो 90% असल में गुलाम बनाया जा रहा है, शासित बनाया जा रहा है। वो दलित, वो पिछड़ा, वो आदिवासी, वो अल्पसंख्यक, वो लोग, उनके लिए हम लड़ने की बात करते हैं। हम बात करते हैं उस गरीब गुरबे वंचित की, हम नहीं बात करते हैं उनकी जो इस देश में 1% लोग, इस देश के जो पूरे देश के उस पर एसेट पर कब्जा किए हुए हैं, वो 10% लोग जो हम उच्च जात के हैं, हम मालिक हैं, हम वो हैं, इस घमंड में जीते हैं, उनके लिए नहीं, उनके लिए यह देश है, उनके लिए लड़ेगी कांग्रेस, खड़ी होगी और कांग्रेस के साथी दल खड़े होंगे जिसके साथ अन्याय हो रहा है। हर अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी, तो वह लड़ाई लड़नी है, उसके लिए लड़ाई। लगातार भ्रष्टाचार, बेईमानी, सब कुछ हो रहा है। आज प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री आज 10 साल बाद गिनाते हैं कि कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, 2G घोटाला हुआ था, रेल गेट हुआ था, और न जाने क्या क्या बताते। तो हुजूर, हुआ था या नहीं हुआ था, इसका तो जवाब सबसे ज्यादा विनोद राय ही दे चुके हैं, जो कहते थे क्या मैंने गलती करी, मैं उसके लिए माफी मांगा, उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमने जो दी थी वो असेसमेंट कर रहे थे, हमने कोई वो रिपोर्ट नहीं थी। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि सरकार और एजेंसियां कोई ऐसा सबूत नहीं दे सके जिससे कहा जाए घोटाले हुए। और सारे घोटाले जो कथित रूप से घोटाले थे, आज का मीडिया तो कहता नहीं, बताता नहीं है, तो उनका कोई भी घोटाला साबित करने के लिए कुछ नहीं दिया गया। इसलिए सारे केस में सभी केस खत्म कर दिए गए, क्लोज कर दिए गए कोर्ट द्वारा। आप समझिए, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया, नरेंद्र मोदी ने उन्हें बचाया, यदि थे वो भ्रष्टाचारी, और नहीं तो साबित करते क्योंकि सरकार इनकी थी। इसी तरीके से राहुल गांधी, गांधी परिवार पर तमाम सारे आरोप लगाते थे कि हाँ इतने अकाउंट हैं, उतने वो हैं, इतना ये है। आज तक एक अकाउंट, एक चीज, एक कहीं नहीं ला पाए, आज तक नहीं सिद्ध कर पाए कि कहीं नेशनल हेराल्ड में कोई घोटाला हुआ था। नहीं तो करते, चार्जशीट करते, पूछताछ के लिए बुलाते हैं, जब चुनाव आता है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छोड़ते हैं और तमाम करते हैं, केसेस कराते हैं, नहीं कुछ मिला तो एक फर्जी मानहानि के मामले में सजा कराने का पूरी साजिश रची गई, हम सबने देखी। तो इस तरह होता है, और जब ये हालात होते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप में दिखाई देता है कि क्या हालत है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार में जो घोटाले हुए, अभी कोल घोटाले का बताया कि कैसे कोयला घोटाला किया गया है लाखों करोड़ का, और किस किस तरीके से अपने चहेते पूंजीपतियों को उसका लाभ दिया गया है, किस तरीके से भारत सरकार को चपत लगाई गई है। लाखों करोड़ का कर्जदार भारत इसीलिए बन गया क्योंकि इन्होंने सब अपने लोगों को सौंप दिया, और लूट के लिए तमाम सारे भ्रष्ट लोगों को, उन लोगों को लेने के लिए। अब जो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा शामिल हुई हैं, तो गीता कोड़ा है कौन? वही मधु कोड़ा जिन पर आरोप लगता था कि उन्होंने करोड़ों रुपए के तमाम घोटाले किए। आज वो उनको बिल्कुल, अरे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। इसी तरीके से मालवीय, इन पर भी आरोप लगता था, मंत्री रहे 2 बार। आज अब ये पता नहीं भ्रष्ट थे नहीं थे, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आरोप यही लोग लगाते थे, आज इनके साथ आ गए। तो साहब किसका डर है? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, किस चीज का डर है? और आज आके कहते हैं 4 बार एमएलए रहे, सांसद रहे और तमाम चीजें, और उसके बाद क्या कहते हैं, मंत्री रहे, और कांग्रेस ने इनको सरपंच से उठा करके बनाया था। और स्थिति आज कहते हैं हम तो अपने
पुराने घर लौट आए हैं। मैं तो विद्यार्थी परिषद का व्यक्ति था। तो भाई गए ही क्यों थे? अब डीएनए चेक करिए ना, डीएनए चेक करिए मधु कोड़ा का, उनकी पत्नी का डीएनए चेक करिए, मालवीय का डीएनए चेक कीजिए, और जो लोग आएंगे और चेक करिए वो डीएनए, और फिर मिलान कीजिए। तो साहब डीएनए किसका दूषित है वो पता चल जाएगा। क्योंकि डीएनए की परिभाषा इन्हें तो नहीं पता है, मुझे तो पता है। तो आप इनके डीएनए को चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा कि भाजपाई कहां से पैदा हुए। जय